राजनीति। राजनीति क्या है मेरे प्रिय देशवासियों? इस देश में राजनीति क्या है, ये कैसे समझ में आएगी और उसकी परिभाषा क्या है? मैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं। तो अगर महाभारत की बात करते हैं तो महाभारत कहता है राज करने की नीति राजनीति है। अब उसके लिए चाहे आप छल करो, कपट करो, कूटनीति करो, कूटनीति अपनाओ, अगर उसके लिए राज करने के लिए अगर कुछ भी करना पड़े, चाहे क्या, साम दाम दंड और भेद, तो भी करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमें राज करना है। साम अर्थात क्या? लोगों को बहकावे में लेना है तो शराब पिलाओ, क्योंकि एक बार जिस इंसान को आपने शराब पिला दिया वो हमेशा आपका हो जाता है। अगर वो आपका नहीं होगा तो उसके खिलाफ दुष्प्रचार करवा दो, उसे जलील करवा दो पिलाने के बाद कि खाता हमारा है और गुण किसी और का गाता है। ये थ्योरी है। दाम, उसे खरीद लो। जो इंसान बेचा नहीं जा सकता तो उसे पैसा दे करके खरीद लो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, भाई पैसा दोगे तो हम तुम्हारा ये काम करेंगे, हम तुम्हारी बातें सुनेंगे वरना हम नहीं सुनेंगे। दंड, हत्या करवा दो उसकी, हत्या करवा दो उसकी, क्योंकि हत्या करवा देंगे तो दूसरे 4 लोग देखेंगे और दूसरे 4 लोग जब इस मैसेज को सुनेंगे तो दूसरे 8 लोगों के दिलो दिमाग में ये बात बैठेगी, डर फैलेगा और वो 8 88 को बताएंगे। वो 88 888 हो जाएगा और वो 888 8888 और इस प्रकार से ये बढ़ता चला जाएगा और ये क्या बन जाएगी? प्रथा। कौन सी? साम दाम दंड और भेद। भेद है, भेद करवा दो। भेद में भी अलग अलग प्रकार के भेद होते हैं। किसी में उच्च नीच का भेद डाल दो, कुछ में जातियों का डाल दो, कुछ में धर्म के आधार पर भेद डाल दो, उन्हें आपस में लड़ा दो। क्योंकि भेद एक ऐसी वस्तु है जो बगैर किसी शस्त्र के, बगैर किसी अस्त्र के उनको आपस में लड़ा के रखती है। और इसलिए महाभारत कहता है कि राजनीति वो नीति है या राज करने की वो नीति है जिसमें छल करो, कपट करो, कूटनीति अपनाओ, चाहे जो भी करना पड़े, उसके लिए गिरना पड़े या किसी के पैर पकड़ना पड़े, चाहे वो कितना भी बड़ा झूठा हो, कितना भी बड़ा गिरा हुआ इंसान हो, कितना भी नीच क्यों ना हो, 2 मिनट के लिए उसे भगवान बना दो। हे प्रभु, तुम हमारे प्रभु, उसके पैरों में गिर जाओ और वहां से उठ जाओ और छाती चौड़ा करके बोलो जी, ये कूटनीति अपनाना है आपको, उसकी तारीफ करना है। ये राजनीति है महाभारत से। हम देखते भी कि जो युद्ध हुआ है ऐसा बताया जाता है, जो वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। भारत के ब्राह्मणों ने केवल ग्रंथों के माध्यम से ही इस देश के समाज को महाभारत के नाम से लड़वा करके उसमें आपस में बांट दिया। महाभारत भारत में नहीं हुआ। ये समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, इस वंशावली की एक सोची समझी, क्या कहते हैं उसको,
उस काल में लिखे हुए उन लोगों के कंटिन्यू धीरे धीरे लिखे हुए हैं। दूसरी बात, अगर बात भारत के लोकतंत्र की करते हैं तो भारत का लोकतंत्र कहता है, भारत का लोकतंत्र कहता है कि भारत की जो राजनीति है वो इस देश के लोगों के द्वारा, इस देश के लोगों के लिए होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा वास्तव में है? जी नहीं। इसमें साम दाम दंड भेद कंटिन्यू लगा हुआ है। वो क्यों लगा हुआ है? ये ग्रहण है भारत की राजनीति में। अब इस देश में मनुष्य सभी है। वो उसने खुद को ऊंचा मान लिया, वो ब्राह्मण, उसने खुद को सबसे नीचे कैटेगरी में ब्राह्मण ने रखा, तो वो शूद्र हो गया, अस्पृश्य हो गया, जिसे हाथ नहीं लगाया जा सकता। इस देश का अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया। लेकिन इस वर्ग ने कभी भी अपनी विशेष राजनीति नहीं बना पाई है। क्यों नहीं बना पाई है? इसका कारण है, भारत के प्राचीन में चलना पड़ेगा। भारत के प्राचीन में भी राजा होते थे, उसमें भी समाज होता था। मौर्य काल की अगर बात करते हैं तो मौर्य काल में एक ऐसी वंशावली चली और एक ऐसी वंशावली चलते आई कि वहां के राजा ने एक युद्ध किया और उसे ऐसा समझ में आया, उसे ये समझ में आया कि लड़ना भिड़ना ये मनुष्य का काम नहीं है, और इससे केवल और केवल रक्तपात होता है, खून खराबा होता है, लोग मरते हैं, हम लोग मारते हैं और बेवजह मारते हैं। किस लिए? एक मामूली सी साम्राज्य के लिए। और इसलिए उस राजा ने अपना सब कुछ त्याग दिया, अपनी तलवार तोड़ दी और बोला कि ये इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं होता। हम क्या कर रहे हैं? हम फालतू में लोगों को मरवा रहे, कटवा रहे, मुर्गे बकरों की तरह उनको उड़ा रहे। लेकिन इससे वास्तव में क्या हमें फायदा होगा? मैं सिर्फ एक राजा यदि इस बात पर कंट्रोल करूं तो इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों को फायदा हो सकता है। सभी इंसान बनकर जिएंगे। क्यों? उस राजा की सोच थी जो अत्यंत महानतम सोच रखता था। लेकिन जब उसके बाद एक इंसान आता है कि नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है, इन्हें किस तरह से डराना चाहिए, तो उसने ये साम दाम दंड और भेद अपनाया। क्यों अपनाया? क्योंकि उसे लगा कि जो लोग शांति प्रिय होते हैं वो कभी भी तलवार नहीं उठा सकते। यह मौका है, यह मौका है, और इसलिए उसमें भेद पैदा करो। जो नहीं सुनता है उसकी हत्या करवा दो, जो उससे भी नहीं सुनना चाहता है तो फिर उसे खरीद लो, और खरीद के भी नहीं होता है तो उसमें वो बुराइयां डाल दो, शराब पियो, और भी मनुष्य के लिए जो बनाए गए चरस, अफीम, जो आज के युग में नाम है, प्राचीन काल में चीलम और न जाने क्या क्या नाम से होते थे, तो वो उनमें लोगों में आदतें डाल दो, वो नशा करते रहेंगे। नशा करते रहेंगे तो उनके दिमाग में कभी भी कुछ बातें नहीं आएगी। इस प्रकार, ठीक इसी प्रकार भारत का आज का लोकतंत्र कहता है कि भारत के हर उस नागरिक को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है, स्वतंत्र रूप से बोलने का अधिकार है, स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखने का अधिकार है, चाहे वो भारत के छोटे से बड़े किसी भी धर्म का इंसान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो जैन हो, सभी को
क्योंकि धर्म उनका अलग हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो इंसान है, ये भारत का लोकतंत्र कहता है और ये भारत की राजनीति कहती है। लेकिन हम जब देखते हैं तो ये राजनीति कभी भी भारत में सफल इसलिए नहीं होती क्योंकि भारत के जो राजनेता है, भारत के जो लोग हैं, कुछ सामदाम के चक्कर में गिरा दिए जाते हैं। इस देश का साधु संत, आपने देखा होगा, चीलम फूकता है, गांजा फूकता है, और बहुत से साधु संत नंगे भी हो जाते। किस लिए? वो इस देश का चरित्र चित्रण है, इस देश को दिशा देता है कि इस देश का साधु संत इस कंडीशन में रहता है, इस अवस्था में रहता है। और जब साधु संत रह सकता है तो हम सामान्य इंसानों को क्या रहना चाहिए? हमको भी उसी नंगेपन के साथ रहना चाहिए। यदि कोई नॉर्मल इंसान अगर इंसानियत की बात करता है, थोड़ा ऊंचा उठ करके बात करता है, तो फिर उसको दौलत से खरीद लो। ये देश खरीदने में बहुत माहिर है। इस खरीदने का एग्जाम्पल बहुत बड़ा आज के ही वर्तमान में है। एशिया के सबसे बड़े अमीर, हमारे देश के उद्योग जगत के महायोद्धा गौतम अडानी ने भारत के एनडीटीवी जैसे टीवी पर कब्जा कर लिया। जी, ये उसी का उदाहरण है। ये भारत की राजनीति है। दंड है, अगर कोई नहीं सुनना चाहता है तो उन्हें जेल में ठूस दो, उनकी हत्याएं करवा दो। क्योंकि एक आदमी एक से एक अगर मिलेगा तो 11 हो जाएगा, और वो 11 उसमें और हो जाएगा तो 111 बनेगा। इस प्रकार उसका जो है वो आगे आगे बढ़ता जाएगा और उनकी संख्या बढ़ जाएगी। इसलिए संख्या नहीं बढ़ना चाहिए, इसलिए क्या करो? उसकी हत्या करवा दो। जी, तो ये भारत में अलग अलग समय में अलग अलग भारत की राजनीति रही है, लेकिन भारत की राजनीति में केवल दो ही रूप देखने को मिलते हैं मुख्यतः। एक तो भारत के मौर्यकालीन में मिलता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बुद्ध का चेहरा नजर आता है। उसके उस युग के बाद अगर हम भारत में जब भी प्रवेश करते हैं तो वहां पर हमको यही थ्योरी देखने को मिलती है जो आज तक लोगों के दिलो दिमाग में छाई हुई है। क्योंकि मनुष्य को पैसे की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है और उसको कभी भी खरीदा जा सकता है, और इस प्रकार अगर वो उसमें नहीं सुनता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है अलग अलग कारणों से, अलग अलग तरीकों के द्वारा। लेकिन भारत की इस राजनीति पर, इस देश के जो संवैधानिक ढांचे हैं, वो उस पर कभी भी सीरियस नहीं रहे। क्योंकि वो तब एक्शन लेते हैं जब कुछ समाप्त हो जाता है, जब कुछ करना होता है उस वक्त कुछ बड़ा एक्शन इस देश में नहीं होता। क्योंकि सारी जो राजनीति है, सारी पैरवी है इस देश के उन लोगों के लिए होती है जो इस देश में जितना बुरा कर सकते हैं। ये सब सारी प्रशासनिक अवस्थाएं, व्यवस्थाएं उनके लिए काम करती है जो कितना ज्यादा बुरा कर सकते हैं। और इसलिए भारत के ब्राह्मण, चाहे अंग्रेजों का काल हो, चाहे वो मुसलमानों का राज्य हो, मुस्लिमों के राज शासन काल में मुस्लिमों से भारत का ब्राह्मण कभी नहीं लड़ा। वो किस लिए मुसलमान की से नफरत करता रहा कि तुम हमारी धार्मिक व्यवस्था को मत तोड़ो, हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था को मत तोड़ो, हमारे ग्रंथ के ऊपर हमला मत करो, हमारे लोगों को अपने मजहब में शामिल मत करो। हम चाहे कितना भी अत्याचार करें, हम चाहे कितने भी लोगों की गर्दनें काटे, और यही भारत की राजनीति चली आ रही है। और भारत 1950 के बाद से भी यही आज तक चला आ रहा है।
भारत में भारत की राजनीति सुधर नहीं पाई है। यदि इस देश की राजनीति तकरीबन 50% भी अगर सुधर जाए तो भारत में स्वर्ग की संकल्पना की जा सकती है।